बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं? ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है भाई आप लोगों का? अशफाक इसाक सत्ती फिदवी और सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने ईद के दूसरे दिन भी मौजूद हैं। देखें हम कितना काम कर रहे हैं, हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी हम शख्सियात से मुलाकातें भी करा रहे हैं और इतना तैयार होके भी बैठे हैं, तैयार होके भी बैठे हुए हैं। और सोचें ईद के पहले दिन जब कुर्बानी होती है तो उसमें खशर क्या होता है, बिलखुसूस मर्द हजरात का कि बनियान तक नहीं मिल रही होती भाई। ईद के दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। देखें जी आपने खाबे भी कर लिए, कुर्बानी भी कर ली, पहले दिन की थकन भी दूर हो गई और बड़ा मुश्किल काम होता है। सोचें वैसे तो मॉर्निंग शो के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ईद के पहले दिन सोचें मॉर्निंग शो में आने से पहले आपने क्या करना है, कुर्बानी करनी है, कस्साब को ढूंढना है, उसकी मिन्नतें तरले करने हैं। आज का दिन अशफाक जो है ना अपने दर्द की सही तर्जुमानी कर रहे हैं। तो आज मर्दों पे जो गुजर रही है वो ये बता रहे हैं कि वाकई कसाब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। और ईद के दूसरे दिन भी कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कुर्बानी होती है तो वहाँ बड़ा मसरूफ दिन गुजरता है। ऐसे में हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ईद का रंग जो है ज़रा मज़ेदार कर दें, दुबाला कर दें। तो इसके लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। यकीनन आप उनसे मिलकर बड़े खुश भी होंगे, महसूस भी होंगे, और कौन नहीं जानता उन्हें। जब हम शोबिज़ इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो वो सिर्फ अदाकारी ही नहीं, उन्होंने गुलकारी में भी अपने बड़े जौहर दिखाए हैं। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर देन खालिद अनम साहब। आज हमारे शो का हिस्सा बने और उनकी अहलिया तहमीना अनम साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा मौका मिल गया, हम यहाँ आगे पूरी दुनिया को ईद मुबारक कहते हैं। यहाँ बिलाशुबा तो ये बहुत शुक्रगुजार हैं कि भाई वक्त निकाला, हालांकि ईद के ऊपर टाइम निकालना। अशफाक मुझे बहुत थके हुए लग रहा है आज सेकंड डे भी खुद की है कुर्बानी। गोश्त बनाना आसान काम नहीं, आपको पता है। अरे भाई it's never easy। ये तो वो सीजन है कि हर किस्म का नाई मोची हजाम वो जो है वो कसाई बन जाता है। सीजनल कसाई। और सोचे हत्थे वो चढ़ जाए, फिर हड्डी गलत जगह से टूट जाए, फिर घर से बातें बने चूरा चूरा हो जाता है, चूरा। और वो खाते हुए फिर वो जो बदमज़गी होती है, उसके बाद जो एक गोश्त बांटने का मरहला होता है वो भी बड़ा कठिन होता है। बड़ा जरूरी है मगर क्योंकि सारे शिकवे उस पे होते हैं ना। हमारे पास जो गोश्त आया था उसमें ये चीज वो राने संभाल लेते हैं ना बॉसेस के लिए, और अच्छा वैसे ये हाँ ससुराल के लिए होता है, पनियां लग के जाती है। अरे ससुराल में भी बड़ा एहतमाम करके वो गोश्त क्या करें, अब लड़की वाले जो होते हैं वो अपने थोड़ा रख रखा होता है, क्योंकि बाद में तो उसी के चांपे बननी है, तो शुरू में शुरू में तो तहमीना जी आप वैसे इसी तरह ईद गुजरती है, मसरूफ़ तरीन क्या होता है? हमारी ईद मसरूफ़ गुजरती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज माशाल्लाह खालिद की फैमिली भी बहुत बड़ी है, मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। खालिद अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं और मैं सॉर्ट ऑफ सबसे बड़ी तो नहीं हूँ बट थर्ड नंबर पे हूँ। और मेरे बहुत सारे माशाल्लाह छोटे बहन भाई नीसेस नेफ्यूज़ हैं। तो फर्स्ट डे हम अपने बड़ों से मिलने जाते हैं, जैसे खालिद की बड़ी बहन से, मेरी अम्मी से, और कब्रिस्तानों वगैरह पे जाते हैं। और सेकंड डे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिनर होता है जो सॉर्ट ऑफ ओपन हाउस होता है फैमिली के लिए, एंड देन क्लोज फ्रेंड्स आल्सो। तहमीना जी आपने जिक्र किया कि ये सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में जी, और आप मिडिल चाइल्ड, तो मैं नंबर थर्ड हूँ। नंबर थर्ड तो छोटे पूरा जुमला नहीं कहा, सबसे छोटे और सबसे मोटे। हाँ। छोटे होते बड़े शरारती होते हैं जो कि लग भी रहे हैं और हैं भी। और आपका मिजाज ज़ाहिर है एक थोड़ा सा संजीदा, तो ये कैसे फिर कंपैटिबिलिटी कैसे, मिजाज कैसे मिलता है? ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। एक जैसे मिजाज के लोग तो रह ही नहीं सकते हैं एक छत के नीचे। यहाँ ये बड़ी मिथ है, बैलेंस करना होता है ना, एक का किसी का शरीर गुड कॉप बैड कॉप है ना। तो मुझे बताएं ये तंग वंग करते हैं आप तो शादी को कितना अरसा हो गया वैसे? कितना? 30 इयर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह सितंबर में 30 इयर्स हो गए। तो उस वक्त से लेके अब तक शरीर ही हैं ये? हाँ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मुझे बताएं कि ये रूठने मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, इसका एज से कोई ताल्लुक, ये इसमें पहल कौन करता है? कौन करता है ये बताया मैं आपको। रूठने में पहल खालिद करते हैं और मनाने में भी पहल वही करते हैं। आप क्या खामोश हो जाती हैं? साइलेंट वॉरफेयर। ओह ये साइलेंट मार मारती है ऐसी कि आदमी। मेरी साइलेंस बड़ी खतरनाक, यानी जब ये खामोशी आती है तो आपको पता लगता है। अच्छा खालिद का ये है कि इनको एकदम से गुस्सा चढ़ता है, फ्लेयर अप होते हैं, एंड आफ्टर अब वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि मेरा हमेशा से जब से हमारी शादी हुई थी ये असूल था कि एक वक्त में एक ही बोलेगा। तो जब खालिद बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मैं वहाँ बैठी भी नहीं हूँ। आपको हमने अदाकारी करते भी देखा, गुलकारी करते भी सुना, आप किसमें ज़्यादा, किसको ज़्यादा एंजॉय किया? हाँ ऐसे मैं तो थिएटर से शुरू किया था, जर्मन थिएटर है, ग्रिप्स थिएटर।
वहाँ से सायरा काज़मी टीवी पे ले गई एज अ सिंगर। बस एज अ सिंगर में आया, फिर सुल्ताना सिद्दीकी ने गानों के प्रोग्राम किए, फिर पहला ड्रामा एहसास था शहजाद खलील का, उसमें किया, फिर बख्तियार साहब का, फिर मोहसिन साहब का, फिर सायरा का ड्रामा, फिर बहुत सारे फिर ड्रामा। और ये मेरी फितरत में एक चीज़ से बोर हो जाना बहुत लिखा है। बोर से ज़्यादा मुझे ये होता है कि भाई ये तो हो गया, अब दूसरा भी तो करें कुछ। But your first love would be your children's work. My yes always theatre and children's by children theatre जो हम जर्मन थिएटर एक है, ओके थ्रू मीडिया बहुत बड़ा ये टूल है आपके पास, बहुत बड़ा। आप एक पूरी जनरेशन को, एक नस्ल को तरबियत दे सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यानी आपके पास एक वो है, सिर्फ ये टूल है, आप उसको यूज़ ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ऐसे ही है। ये मुझे बताएं कि ये कुछ गाने होते हैं, अक्सर उनको आप सुनते हैं तो आप कहते हैं चलो जी ये ठीक है वो सुन लिया। कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो टाइमलेस, यानी कि उनको आप 10 साल बाद सुने, 20 साल बने, वही फील उनकी आती है। इंडियन सॉन्ग्स तो हैं, लेकिन आपका जो वो पीरा होता है, आई मीन मैं उस वक्त हैरान होता था कि उस वक्त से लेके अब तक कंसिस्टेंसी, यानी कि जब आप सुनेंगे आप चाहेंगे कि आप दोबारा सुने। वो बच्चे डर जाते हैं उसको सुन के, लेकिन जो वो आप छोटे एक थे ना। अलग ट्रांस में चले जाते हाँ हैं। वो ट्रांस एक है, वो ट्रांस का ही गाना है, वो ट्रांस का ही है। वही बात है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं था। तो उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? बैक स्टोरी है कि साईं अख्तर हुसैन ने ओरिजिनली गाया था, लेकिन डिफरेंट मीटर में था, ज़रा फास्ट था, तेज था, और अरेंजमेंट ये नहीं थी। तो मैंने बचपन में सुना था ये 45 RPM का रिकॉर्ड, तो उसको सुना था। तो जब हमने म्यूज़िक सिस्टम लिया, मैंने अरशद महमूद और टीना सानी हम मिलके बड़े जिंगल सिंगल्स करते थे। क्या बात है। तो उस वक्त मैं भी ले आया सिस्टम। तो जो पहला गाना मैंने उस पर रिकॉर्ड किया था घर बैठ के, गज़नफ़र अली से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़े भाई की तरह भी है, दोस्त भी है। सो उसने सुना, उसने कहा ये, हम उससे पहले गिटार पे गाया करते थे गाना दोस्तों में बैठ के, बाबर साहब, मैं, जावेद इब्राहिम। सो उनसे कहा यार ये मुझे दे दो, तो तुम कैसेट थी, मैंने कहा ले जाओ अभी। मैंने कहा फाइनल नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग, ये कहना मुझे बस दे दो। उसने जाके अगले दिन अपने ड्रामे में लगा दिया वो। अच्छा मैंने कहा है अच्छा चलो। ये वो वाहिद गाना जिसकी मुझे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। इतना हिट गाना। ऐसे होता है। अच्छा देखिए ये साथ कितने अच्छे लोग हैं, टीना जी, मतलब आई मीन शी इज अ लिविंग लेजेंड। वो एरा ही एक डिफरेंट एरा। अरशद महमूद को देखिए, उन्होंने आम फहम कर दिया। फैज़ साहब वैसे ही आम फहम है, लेकिन यंगर जनरेशन फैज़ को सुनने लग गई। बोल के लब आज़ाद बोल के दे लब दे, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, वो कैसे उम्दा धुनें बनाई हैं, सादी धीमी अच्छी, कि जो सुने तो दिल करे कि सुनते रहे। तो ये पीरा हो भी उसी सिलसिले का था। तो वो गा दिया था वहाँ हम से। इसकी फरमाइश आज ज़रूर आपसे करना चाहेंगे कि आप वो यादें ताज़ा। इट इज सो मेस्मराइजिंग कि कितनी दफ़ा सुना होगा, बल्कि मैं आपको देख रहा था, आप बहुत गौर से, और आपने तो मतलब सैकड़ों दफ़ा तो सुना ही होगा, फरमाइशें होती होंगी और वैसे भी थॉट प्रोसेस क्या होता है व्हेन यू लिसन टू इट? ये बहुत मिस्टीरियस एक सॉन्ग है, और दूसरा ये कि ज़ाहिर सूफ़ी कलाम है। सूफ़ी कलाम क्योंकि जितने भी आपके सूफ़ी बुजुर्गान ने लिखा है वो बहुत दिल से लिखा है। अच्छा अब जरा हम आपकी थोड़ी फैमिली का भी जिक्र कर लेते हैं। माशाल्लाह 2 आपके साहबजादे और खूबसूरत फैमिली। तो एक आई थिंक गुलकारी में की दोनों म्यूजिक में, उधर वाले हमारे अम्मार मियाँ जो हैं दाढ़ी वाले, उधर ताइफ ज़दा जो हैं, ये उनकी हमारी बहू हैं वो। अच्छा माशाल्लाह। उनसे अभी निकाह हुआ है, जनवरी फरवरी में इनका रुखसती होगी। अम्मार का अपना स्टूडियो है। ओके। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर जितने यंग सिंगर्स हैं ना उनके गाने ये बनाते हैं। ओके 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 ओके। एक अदाकारी की साइड पे भी है। हाँ, कुमेल छोटा वाला, कुमेल जो है वो उसने सिन्फ़े आन से ही शुरू किया था। बट ही सिंग्स वेरी वेल आल्सो। वो क्लासिकल सीखता है। आजकल ड्रामों के OSTs वगैरह अभी एक चल रहा है, OST 2 OSTs चल रहे हैं उसके। तो ये फीडबैक वगैरह क्या एक दूसरे को आप लोग देते हैं, मतलब आप उनको जाहिर है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक देती है, क्योंकि हमारे लिए तो काम है ना ये। अब तो अपने ड्रामे भी नहीं देखता। हाँ। ये चूंकि वैसे ही ड्रामा बफ है, मैं बहुत बड़ी ऑफिस से आके बस चाय पकड़ के तो ड्रामा बफ हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे देखते, और उस पर बहुत अच्छा इसका फीडबैक होता है। ये और कुमेल बैठ के, चूंकि वो अदाकारी करते हैं, वो ड्रामों में बात करते रहते हैं दोनों। सिंगिंग में कंपैरिजन करती हैं किसका? कुमेल का और इनका नहीं असेस करती हैं कि भाई ये उस्ताद तो उस्ताद क्या बात है। वैसे आप इनसे क्या कोई फरमाइश अलग से करती हैं किसी खास जब नाराज होती हैं? नहीं, हमारे घर में
टचवुड कह लें, इतनी म्यूजिक है कि किसी को कुछ फरमाइश करने की जरूरत नहीं। हम 24 घंटे हमें फरमाइश करते हैं कि रुक जाओ, बस अब 3 काफी हो लोग हैं, सिर्फ मैं, आई एम द ऑड वन आउट बिकॉज मैं जर्नलिज्म में थी और अब मैं PR और इवेंट्स करती हूँ, तो आई एम नॉट इनटू म्यूजिक। 3 कमरे हैं मुख्तलिफ, एक हमारा कमरा है, एक कुमैल का है, एक अमार का है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि तीनों कमरों से मुख्तलिफ म्यूजिक की आवाज़ें आ रही होती हैं। कुमैल अमार जो है उनका जो पर्सनल फेवरेट है वो थोड़ा मेटालिका फैन है, और कुमैल साहब जो है वेरी गुड गिटार। अच्छा, कुमैल साहब जो है वो अरिजीत फैन है, और ये किशोर कुमार एंड दैट मिड 70s। तो और मजीद विल तो आपका जहाँ दिल चाहता होगा कि आज ये सुनने का ये चैनल लगा इस कमरे में मैं तो खैर एंजॉय करती ही हूँ, मगर हमारे नेबर्स बहुत एंजॉय करते हैं। क्या बात। तो आप जब जैसे ही हमारे घर में, अच्छा खालिद की अक्सर हैबिट है कि अगर कभी लाइट चले जाए, विच इज बीन डूइंग, क्या बात है। ये बहुत टीनेज से मुझे बताते हैं कि ये करते हैं, लाइट चले जाती है तो खालिद साहब फौरन गिटार उठाते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं। जब ऑन डिमांड करते तो होंगे आज कि नहीं, इलेक्ट्रिक वाले से नहीं। बंद कर दो तो बच्चे। वो जो हमारे नेबर्स हैं वो बड़ा एंजॉय करते तो हैं। आजकल भी तो कभी बड़ी अगर छेड़ी हो रही है। लेट हो रहा हो, नहीं हो रही। कभी वो लेट कहते हो, हैं भाई ऐसे ही आ जाया करो, सुना दिया कभी करो। लेट हो रहा चले। तो मैं कहती हूँ आप मत गाया करें। बत्तियां बुझा दो भाई हमारी तो यहाँ भी लोड शेडिंग कर दें ताकि प्लीज हम भी एक और कुछ मजे हो का जाए गाना आपकी सुने। अपनी पसंद का। म्यूजिक के नए बच्चे ये गाने दोबारा गाएं, ये जिंदा रहे। मतलब आप देखिए सोचें। हिंदुस्तान पुराने गानों पर फिल्में बना रहा है। कमाल है। चलिए जी, अब ईद के इस पैगाम मौके पे कोई खूबसूरत सा हम चाहेंगे खूबसूरत सा आप पैगाम मैसेज लोग देख रहे हैं, भाई लोग कुछ देखना नहीं, चाहते हैं। ये देखिए कुर्बानी जो है ना, कहने को दुम्बे बकरे गाय की है, लेकिन ये अपने नफ्स की कुर्बानी ज़्यादा है, ये अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी ज़्यादा है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उसको दबा के बैठ जाएं, लेकिन सबसे अव्वल आपके घर में, ख़ानदान में आज गले मिल लीजिए, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दीजिए, पड़ोसियों से गले मिल लीजिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच So kind. थैंक यू सो मच खालिद। आई मीन इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन Always a pleasure. तो चलें, तो बहरहाल इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपको इनवाइट करते रहेंगे और आप हमारे शो की रौनक बिल्कुल, बढ़ाते बिल्कुल। रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू चलिए, सो चलिए। मच। थैंक ईद यू, मुबारक। Thank थैंक यू सो you. मच। चलें जी, एक ब्रेक ले जी, और ब्रेक के बाद आई एम श्योर कि आपकी ईद बहुत खुशगवार गुजरी होगी हमारे साथ। और ज़ाहिर है एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी नसीहत भी आपको मिली होगी और हमारे लिए भी काफ़ी लर्निंग थी, और हम उसको अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी तो करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हुए हैं, और हाथ जो है आपके प्लेटों में हैं, हाथों में चम्मच और कांटे भी मुझे दिखाई दे रहे अभी हैं। से कहाँ से आप ये किन ख्यालों में आप खोए हुए हैं? अभी तो लेट लोग नाश्ता- तैयारी कर नाश्ता रहे कर रहे हैं, हैं। गोश्त कट देर रहा से है। नाश्ता कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है, तो कुछ लोग अपने ससुराल जाते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग खा नहीं सकते, मतलब इतनी काम जल्दी करने आते हैं, इतनी खाएंगे भी जल्दी नहीं। सुबह सवेरे आप चाह रहे खाएंगे हैं कि नहीं तो उन्हें फिर जिंदा खाबे कैसे मिल जाएं। रहेंगे? बस खाबे मिलेंगे, फिर ठीक आराम है। से मिलेंगे। तो चलें जी, ये हमारी जो नोक झोंक है ये चलती रहेगी। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सियासत के उफक के एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी सबसे बड़ा खासा ये है कि वो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का भरपूर अंदाज में दिफा भी करते हैं, और बहुत धीमे अंदाज में, और कभी हमने उनको हाइपर नहीं देखा, कभी गुस्से में शाइस्ता नहीं देखा, अंदाज में बात करते नहायत शाइस्ता अंदाज में। और जब भी हम उनसे बात करते हैं हमें खुशी होती है। तो बताइए, तारुफ के हमारे बाकी साथ मराहिल पीपल्स तय पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब, ईद के दिन आपने टाइम निकाला, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हम जानना चाहेंगे, आज ईद का दूसरा दिन है, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। ज़ाहिर है ईद तो अपनों के साथ ही होती है और अपने आबाई इलाके में होती है। जो इसलिए ईद कुर्बान जो है उस पर ज़्यादातर पहला दिन तो होता है कुर्बानी पे, वो सेकंड डे होता है कि जब दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, हाँ। वो विज़िट करते हैं। ऐसे ही ईद का दिन गुजर जाता बुखारी है। साहब, सियासतदान मेरे लिए हमेशा मैं तो सियासतदान हमेशा बताते हैं आबाई हलकों में जाते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों की ईद इस तरह से बड़ी डिफरेंट होती है। सियासत में ससुराल जो है ना, वो टर्म यूज़ होती है किसी और मानों में, लेकिन असल जो ससुराल है वहाँ अभी भी रिवायतन दूसरे दिन जाते हैं, पहले दिन जाते हैं, और जाना बड़ी मजबूरी के तहत जाते हैं या खुशी खुशी जाते हैं? ये नेशनल टीवी पे आप पूछ रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली देखें जी, मैं तो देहात में रहता हूँ, इस्लामाबाद ही मेरा हल्का है। जी जी। हम तो ओरिजिनली इसी शहर को बिलोंग करते हैं,
इस्लामाबाद बनने से पहले भी मेरा देहात इधर ही था। 200 साल से मेरी फैमिली यहाँ पे, मलपुर हमारा गांव है, इसमें यहाँ रिहाइश पजीर है। फैमिली है हमारी, हमारे ननिहाल भी वहाँ पे हैं, ददयाल भी वहाँ पे हैं, ससुराल भी वहीं हैं। अच्छा। मेरी वाइफ मेरी फर्स्ट कज़न भी है। तो बुखारी साहब, एक चीज़ ये है, जब एक गांव में रहते हैं, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर शहरों में तो हम ये बात करते हैं ना कि मंडियाँ वगैरह होती हैं, अच्छा, और लोग जाते हैं ईद से पहले जानवर ख़रीद के लाते हैं, लेकिन आपका चूँकि गांव देहात से ताल्लुक़ है तो वहाँ पर तो जानवर पहले से ही मौजूद होते हैं और उनमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इस साल कुर्बानी पे ये जानवर ज़िबा होगा। ऐसा ही होता है या कुछ डिफरेंट तरीक़ेकार होता है? नहीं, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि जब से इस्लामाबाद बना, हाँ, और फिर इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, फिर इस्लामाबाद में अब एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया, जानवर अब ईद के करीब ही ख़रीदा जाता है। नॉर्मली मैं तो खैर इसमें इन्वॉल्व था, भाई हैं तो मेरा, मुझसे जो छोटा भाई है वही अरेंज करता है अच्छा, सबके लिए। आपकी सबसे यादगार ईद, अगर हम बड़ी ईद की बात करें, क्योंकि इस ईद की जो हम अगर अपने बचपन की बात करें या आजकल के बच्चों की बात करें, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है भाई जानवर आया है, उसको उसकी खिदमत करनी है, उसे चारा खिलाना है, उसे घुमाना फिराना है, सजाना है, उसकी एक्सेसरीज घंटी बैल पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। तो आपने भी अपने बचपन में ये वाले शौक़ पूरे किए हैं? ज़्यादा बचपन है ये तो, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो ईद कुर्बान पे वो जानवर अच्छे से हो, खूबसूरत जानवर हो। लेकिन आई डोंट रिकॉल, लेकिन एक ईद मुझे ज़रूर याद है जब ईद कुर्बान मुझे जेल में आई ज़िया-उल-हक के ज़माने में। अच्छा। तो आई वॉज इन जेल यू नो ड्यूरिंग ज़िया-उल-हक रजीम। अच्छा, ईद मुझे वो याद ज़रूर है कि पिंडी जेल में हमने गुजारी थी। तो वो तल्ख यादें और भी दोस्त थे मेरे साथ, लेकिन ज़ाहिर है जेल की याद है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए बुखारी साहब कि अच्छा, एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें, हाँ, अक्सर और प्लीज़। बेशतर पॉलिटिशियन जो ये बताते हैं कि ज़ाहिर है हमारी सियासत में क्या कहें, बस ये है कि सियासतदानों को जेल जाना पड़ ही जाता है। वो अक्सर ये बताते हैं कि हमने वहाँ पर एक्चुअली खाना पकाना सीखा। तो कभी आपने भी ये कोशिश की, चाय बना ली, अंडा बना लिया, कुछ ट्राई किया आपने? जेल से हटके भी? हाँ हाँ नहीं, नॉट सच, क्योंकि मेरे साथ कुछ दोस्त ऐसे थे पार्टी के। असल में जेल में भी पहले 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसके बाद बंदा यूज टू हो जाता है। मुझे याद है कुछ दोस्त हमारे साथ थे, कुछ चाय शाय का बंदोबस्त सुबह वो हो जाता था। ओके, फिर घर से खाना भी आ जाता था, बाकी दोस्तों का भी आ जाता था। अच्छा, इससे हटके जैसे कि सदफ ने पूछा, लेकिन इससे हटके वैसे कभी कोई एक्सपीरियंस था, कभी खुद से कोई बारबेक्यू करने का या कुकिंग वगैरह करने का कभी कोई ट्राई की कभी आपने? हाँ श्योरली, मतलब है कि मुझे याद पड़ता है जब मैं अपनी ज़मीनों पे जाता था तो फिर कभी कभी ज़रूर ये तजुर्बा करता था। अच्छा, ये बताएं कि फरमाइशें क्या करते हैं वैसे खाने की, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पर कुछ ऐसी होती है आपकी डिमांड्स कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ बना दें ज़रा, क्या होता है वो? नहीं, इट्स ऑलवेज अ सिंपल खाना। आई लव सिंपल फूड। ओके, ज़्यादातर मैं देसी खानों को पसंद करता हूँ, कंफर्ट फूड। ऑब्वियसली जो देहात के। सियासतदान मसरूफ़ बहुत होते हैं, आपने कहा कि ईद पर भी आप अपने हल्के में होते हैं और लोग आते हैं, ज़ाहिर है कि एक रिवायत होती है मिलने के लिए आते हैं, और इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं, सियासतदानों की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। तो घर से कभी ये शिकायत होती है कि आप वक्त उतना नहीं दे पाते या मैनेज कर लेते हैं टाइम? ऑब्वियसली इलेक्शनरिंग पॉलिटिक्स ज़रा डिफ़िकल्ट है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है। आपने अपने वोटर सपोर्टर की गमी और खुशी में शरीक होना होता है। बिल्कुल। और बाज़ का ये भी होता है कि एक दिन पे 10-10, 12-12 इन्विटेशंस होती हैं शादियों की, तो आपने हर जगह पहुंचना भी होता है। ये लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों को भी टाइम देना ये उनका राइट बनता है। सही बात। मैं समझता हूँ कि उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अर्ली डेज़ पे तो आई स्टिल रिकॉल, मैं तो शुरू में जब मैं वकालत भी करता था, बच्चों को सुबह स्कूल में खुद ड्रॉप करता था। वाह, क्या बात है। पिकअप वापसी पे शायद कभी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन सुबह स्कूल में खुद ड्रॉप करता था बच्चों को। ये बड़ा ज़रूरी, क्योंकि बच्चों की जो यादें हैं वो इसी तरह से बनती हैं, मेमोरीज। थैंक यू सो मच। नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से वो अपनी ईद गुजारते हैं वो आपने जान लिया। छोटा सा ब्रेक, और इत्तू छोटे सा। से ब्रेक के बाद आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं।
जल्द बन सकती हैं, इसके लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है ईद के दूसरे दिन। शेफ़ हैं हमारे साथ आयशा मुश्ताक, उनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक हो। तो आयशा कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, किचन में। अभी तो आप हमारे साथ ईद गुजार रही हैं, जी, लेकिन जी, ये जो बिल्कुल। बड़ा मसला है ना कि ईद वो भी किचन में तैयार होके बिल्कुल। मतलब ईद की तैयारी भी हम लोग कर रहे होते हैं ख़वातीन, और फिर खाने भी बनाने होते हैं। सो क्या ऐसी रेसिपीज़ हैं जो रिवायती भी हो और थोड़ी सी हटके भी हो? किचन को टाइम पहले अगर मैनेज करना है तो कुछ चीज़ें हम पहले से करके रख सकते हैं ना। लाइक अनियन है, हम उसको पहले फ्राई करके रख लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चटनियाँ वगैरह जो साथ में होती हैं उनको हम पहले से बना के रख लें। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ताकि आपका जो मेन डे है ईद का वो आपका ज़्यादा किचन में ना गुजरे। कलेजी का होता है, सबसे पहला मीट तो कलेजी बनता है। Okay. फिर कबाब हैं जो कि आई मीन क्विक, इतना टाइम नहीं लगता। चीज़ें अगर कट होके रखी हुई हैं तो फ़ौरन बन अच्छा, जाता है। लेट्स स्टार्ट विद कलेजी। कलेजी कुछ लोग ग्रेवी के साथ पसंद करते हैं, Exactly, कुछ जी, जो भुनी है वो हुई। भुनी हुई पसंद करते हैं। तो जल्दी कौन सी बनती है? तवा कलेजी। तवा कलेजी तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप उसको मैरिनेट कर दें सिंपल जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली के पेस्ट के अंदर। Okay. सबसे पहले तो उसको सोक करें विनेगर में, विनेगर ताकि और पानी हीट चली में जाए उसकी? हीट चली जाए। Okay. मेम्ब्रेन लाजमी उतारें उसकी, तो विनेगर झिल्ली का होती टेस्ट है। नहीं आएगा? आप इसको वॉश करेंगे ना, मतलब पानी में सोक करना, एक दो टेबल स्पून आप उसमें विनेगर डालेंगे ठीक है। ताकि उसका ब्लड भी निकल जाए, स्मेल भी निकल जाए। फिर ठीक उसको है। उसको आप अच्छे से वॉश करके मेम्ब्रेन ज़रूर उतारें, वरना वो गलने नहीं देगी उसको। फिर उसके पतली सी पी- झिल्ली जो एक झिल्ली होती है। ठीक है। फिर उसके 1 बाय 1 के पीसेस बनाएं। बहुत छोटी भी अगर होगी तो वो अच्छा, ओवर कुक नहीं करना कलेजी को, बहुत कम कुक करते हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर ये वो डिश जो रेडी हो जाती है। जितना पकाएंगे तो सख्त होती जाएगी। सख्त होती अच्छा, जाएगी। एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था, ज़ाहिर है कि ये डिपार्टमेंट वो है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि आजकल ये फ्राइड ऑनियंस के साथ साथ क्या होता है, ख़वातीन क्या करती हैं कि उसको चॉप करके फिर यूज़ करती हैं। मतलब कच्चे ऑनियंस को ही चॉप कर दिया, उसको उस तरह से जल्दी यूज़ हो कर जाते हैं, सकते भुन हैं, जाते हैं, लेकिन क्या होता है? अगर आपको टेस्ट लेकर आना है तो टेस्ट वही जो फ्राई करके, अच्छा एक तो वो रेडीमेड भी मिल रहे हैं, मतलब रेडी फ्राइड भी मिलते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फूड में टेस्ट अच्छा हो तो जब खुद जो फ्रेशली आप फ्राई करते हैं उसका टेस्ट अच्छा होता है। और अगर आप जो कच्चे अनियन को ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आएगा। अच्छा, हम बड़ी बारबेक्यू और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन तवा कीमा भी बनता है। बिल्कुल और बनता बड़ी है। जल्दी भी बन जाता बहुत है। जल्दी उसमें बनता बड़े है। मज़े के आप मसाले डालें, तो ज़रा उसकी कोई हमें क्विक सी रेसिपी बताएं। अच्छा, उसमें यह कि मीट का बड़ा है कि आप मीट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अंडरकट टेंडर लाइन जिसको आप बोल रहे हैं वो यूज़ करेंगे तो हार्डली 5 से 7 मिनट में वो पक जाएगा। अच्छा, तो उसमें भी सिंपल ये है कि आप तवा, उसके अंदर ऑयल है, देन जिंजर गार्लिक है, ग्रीन चिली का पेस्ट है, और उसके अंदर आप साथ ही कीमा डाल दें। और इसमें दही डलेगा, टमाटर प्याज, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, ड्राई बनता है ये। और अगर उसके अंदर मज़ीद आपने इनोवेशन करनी, थोड़ा उसको दम भी दे सकते हैं कोयले का। फिर उसको आप जो है जूलियन जिंजर के साथ सर्व करें, लेमन के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्विक कुक है, बहुत जल्दी बनता है। सैलेड वगैरह तो चले हम यूज़ करते हैं, तो सैलेड का भी बता दीजिएगा। कोई चटनियाँ, कोई रायता इस तरह का? चटनी सबसे अच्छी तो जाती है आलू बुखारे इमली की चटनी, क्योंकि वो उसके अंदर आप थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, हाज़मे के लिए जिंजर वो भी, डालें, हाँ। और वो अच्छी भी लगती है। पुदीने की चटनी बहुत अच्छी रहती है इसके पुदीने की, साथ। हाँ। जी, पुदीने की तुलसी चटनी, की भी? तुलसी, अब मतलब हाँ, तुलसी की वो भी उसका भी बड़ा अच्छा जी aroma जी बिल्कुल, एक फ्लेवर भी उसका अच्छा होता है और हाजिम भी हो जाती है। गार्लिक मेयोनीज बड़ा इजीली बन जाता है। मेयोनीज के साथ गार्लिक को आप और ग्रीक योगर्ट के साथ ऐड कर लें तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर भी हो जाता है, और जो भी डिश है उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है इन चटनियों के साथ। अच्छा, एक चीज़ पसंदे, ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट Yes. डिशेस, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ आपको चाहिए होती है? पसंद के लिए सबसे पहले तो चॉइस ऑफ मीट, मतलब आप गोश्त का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, Okay. वो बहुत ज़रूरी है। अंडरकट उसमें जाएगा, उसके स्लाइसेस बहुत अच्छे कटे हुए होने चाहिए, इक्वल वेट पे कटे हुए हों, Okay. कोई ना पतला ज़्यादा पतले, कोई ना ज़्यादा मोटा ना मोटे, हो। हाँ। एग्जैक्टली इस तरह के पीसेस कटे हुए हों। बाकी मसाला फिर हर घर की डिफरेंट रेसिपी है। उसको तो व्हाट टू डू फर्स्ट, यानी कि पहले आपने मसाला भुना, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके पता आपने पहले अनियन ब्राउन किया, उसको आपने ग्राइंड कर लिया दही के साथ। इसमें टमाटर, कुछ लोग टमाटर डालते हैं बट आई प्रेफर दही। Okay. दही के साथ आपने मसाले को पहले भूनना है, और फिर जब आप गोश्त उसमें डालते हैं तो वो हार्डली 5-10 मिनट में, क्योंकि टेंडर लाइन का आपको पता है कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। अगर उसको आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे जूसी भी रहना चाहिए। जूसी बिल्कुल, Obviously, और फिर नान के साथ, क्योंकि मसाला आपने अनियन और दही का बना लिया है, ग्रेवी जो है हाँ। वो आपने उसकी बनाई है, तो वो अच्छा, उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। चपली कबाब? Yes. चपली कबाब तो मैं अरे मुझसे नहीं बन पाते चपली कबाब, हार्ड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों।
हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आप थोड़ा आटा यूज़ करती हैं। हाँ। चपली कबाब में जो जोड़ने के लिए बाइंडर होता है, उसको एक तो भून के यूज़ करें खुशबू के लिए, और एक टिप है, मैं तो ब्रेड स्लाइसेस डालती हूँ। अच्छा। ब्रेड स्लाइसेस से बहुत सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, और एक टिप और, अनियन का इस्तेमाल ज़्यादा, ऑलमोस्ट बराबर। अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो तकरीबन 3 पाव तो उसके अंदर आप अनियन डालें। अनियन से बहुत जो है ना सॉफ्टनेस आती है। प्याज उसके अंदर बहुत नरमाहट लेके आता है, और ब्रेड स्लाइसेस आप इस दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग। इतने मुख्तसर वक्त में आपने इतनी जबरदस्त हमें टिप्स दी, और इतनी क्विक आपने हमें रेसिपी भी बताई है। चटनी भी हो गई, रायता भी हो गया, और कीमा, मगज, कलेजी सब बता दिया। और दसें और बताएं जी, आप क्या चाहते हैं? चाहिए आपको, फरमाइश करें आप लोग। ज़ाहिर है आपके पूरे दिन को देखते हुए और हमारी जिस तरह की मसरूफियात होंगी, मेहमान नवाजी होगी, खाना पीना होगा, तो ऐसे में बहुत तबीयत भी कहते हैं ना ख़राब भी हो सकती है, ओझल हो जाती है, लोगों को डायरिया, गैस्ट्रो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और ईद पे डॉक्टर के पास जाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मेहमान को लेकर आए हैं जो आपको यूँ कोई ऐसी टिप्स देंगी और ऐसी बातें बताएंगी जिससे आप ईद के मज़े भी ले सकते हैं, पकवान भी खा सकते हैं, और तबीयत भी आपकी और हम अच्छी हो चाहेंगे सके। कि वो आपको डराएं भी, हाँ। कि ऐसे काम ना करें कि नौबत ईद के दिनों में हॉस्पिटल उनके तक पास जाने जाने की पड़े, क्योंकि जाहिर है वैसे तो उनको ईद पे भी जाना होता होगा, लेकिन कभी कभार छुट्टी करना भी इंसान का अपना शौक होता है। ईद का दिन इंसान अपने घर वालों के साथ मनाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। सो हमने दावत दी है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना आज हमारे शो में मेहमान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना, ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी, अपने प्यारों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर होने के नाते आपको पता है ना कि ये ख़ास तौर पर मशवरे लेने के लिए कि फ़ोन अक्सर आपके पास आते होंगे, लोग पहुंच भी जाते होंगे कि भाई खा लिया है ज़्यादा और तबीयत ख़राब हो रही है, ये अक्सर शिकायत होती होंगी मेरे से मुताबिक। बिल्कुल, फ़ोन आते हैं कि बदहज़मी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कब्ज़ है, पेट फूल रहा है, गैस है, और ये बहुत कॉमन है बेसिकली ये अलामत, स्पेशली ईद के दिनों में, क्योंकि छुट्टियां होती है और जैसे ईद आती है फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठा होके खाना पीना शुरू हो जाता है। जी। और वो कुछ ज़्यादा ही शुरू हो जाता है फिर, स्पेशली इस ईद पे जैसे गोश्त है, कुर्बानी होती है, उसमें फिर मसाले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिलाते हैं ज़्यादा, उसमें घी मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और सुबह से शाम तक गोश्त खाया जाता है बेसिकली। बिल्कुल खाएं, ये सुन्नत है, हमारे मज़हब में भी है, हमें खाना चाहिए, मगर एक लिमिट में। जैसे अगर आप पेट के 3 हिस्से ले लें तो एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा आपको बिल्कुल खाली रखना है, तो आप मॉडरेशन में खाएं। प्लस उसमें घी तेल की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको कम से कम कर दें, मिर्चों को कम से कम कर दें। बहुत अहम बात कि आप मीट प्रोटीन है, इसके साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स का इस्तेमाल लाजमी रखें, बिकॉज ये आपको फाइबर एंड विटामिन्स देते हैं, और स्पेशली इस गर्मी के मौसम में अमूमन हम कहते हैं 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, मगर इसमें 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट पिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो उसमें कब्ज़ होने का इम्कान ज़्यादा है फिर, और अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गई तो फिर गैस, एसिडिटी, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, और बेस्ट जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने की चीज़ है वो वाटर है, तो आपको हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। अच्छा, एक और रीज़न भी होती होगी कि गोश्त अध कच्चा अध पक्का जो हम खा रहे होते हैं, स्पेशली बारबेक्यूज़ में, उसका ख्याल ही नहीं होता, बस जल्दी हम कर रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। एक तो जब आप कुर्बानी करें तो मेक श्योर कि उसकी जो स्टोरेज है गोश्त की वो प्रॉपर हो, उसमें से जो ब्लड है वो प्रॉपर ड्रेन ऑफ हो, ठीक है, उसको वॉश करके फ्रिज में रखा जाए। प्लस उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें ताकि एवरी टाइम आपको पूरा गोश्त डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एवरी टाइम उसको डीफ्रॉस्ट करेंगे और फिर फ्रॉस्ट करेंगे तो उसमें जरासीम या आपकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो आप छोटे पैकेट्स बना लें, जितना आपको इस्तेमाल करना है आप उतने उस हिसाब से पैकेट्स आप डीफ्रॉस्ट करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस फुली कुक्ड मीट खाएँ, क्योंकि अनकुक्ड मीट से बहुत सारी बीमारियां लगती है, हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है, इस मैदे की बीमारियां हैं, आंतों की बीमारियां है, डायरिया है, वोमिटिंग है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ये सब आपको लगने का अंदेशा होता है। आपके पास मोस्टली ईद कुर्बान के बाद ज़्यादातर केसेस किस मर्ज़ को लेके आते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस के आते हैं, ठीक है, बदहज़मी, गैस, एसिडिटी नंबर 1, नंबर 2 कुछ टाइफॉइड के आते हैं। प्लस एक और बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बड़ी उम्र में
प्रॉपरली, जैसे आपने कहा कि गोश्त पका हुआ या गला हुआ नहीं होता, तो जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो प्रॉपरली चू नहीं कर सकते, चबा नहीं सकते, तो वो जैसे बोटियां जो है खाने की नाली या एसोफेगस में फंसा के आते हैं। अच्छा। और वो हम फिर एंडोस्कोपी के ज़रिए निकालते हैं, फूड बोलस इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है। जो मेरे सीनियर सिटीज़न पेशेंट्स हैं, मैं कहती हूँ उनको कीमे की फॉर्म में दें या कबाब की फॉर्म में दें, ताकि वो फंसे ना। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका दांतों का प्रॉब्लम होता है, डेंचर्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉपरली चू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात बहुत ही आइडियल सिनेरियोज़ में चीज़ें आपको बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहीं लिखा हुआ पढ़ रहा था कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि जी मीट आप कंज्यूम करें 100 ग्राम, तो ऐसे में सेफ़ लिमिट क्या है कि जी अगर आप एक प्लेट की बात करें, जो हमारी प्लेट होती है उसके अमूमन 4 पोर्शंस आप कर दें। आप हाफ पोर्शन में मीट रख लें, ठीक है, क्वार्टर पोर्शन में आपके सैलेड होना चाहिए, एंड क्वार्टर पोर्शन में आपका रोटी या राइस या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो होना चाहिए। तो ये पोर्शन होना चाहिए। हम एक्चुअली एक पोर्शन नहीं, हम बहुत पोर्शंस खाते हैं, हम पोर्शन Refill कहाँ बना? खाते हैं अब तो पता प्लेट ही नहीं को। होता समटाइम्स लोगों को। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी नज़र डोंगे पे होती है कि उसमें से बाकी कौन क्या लेके जा रहा है और मेरे हिस्से में क्या है। हाँ, वो अब अच्छी बोटी कौन उठा रहा है। जी, और प्लस उसमें भी ये होता है कि बेसिकली जो रीफिलिंग होती है प्लेट्स की, वो आपको बदहज़मी, वेट गेन, एसिडिटी का है ना बाइस बनती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना, आपने ईद के इन दिनों में हमारे लिए टाइम निकाला और ये सेगमेंट बड़ा ज़रूरी था ताकि लोगों को नसीहत भी जाए, उन्हें पता और आइडिया हो कि भाई आपने किस तरीके से क्या पोर्शन बना के खाना है और हाथ अपना फला। बिल्कुल जी। मेरे पोर्शन में ये मीट है, ये है ये सैलेड, 100 ग्राम की बात कर रहे थे, ये सैलेड है, और ये चेक करें, ये सैलेड है। ये सैलेड है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यही सैलेड, नींबू भी थोड़े सैलेड हो गया धनिया के फिर तो। पत्ते भी आ गए मेरे पास, और उसके वाह, अलावा क्या जो है बात है, क्या पोषण बना है। चले जी, लेकिन आपने डॉक्टर लुबना की बातों पर अमल करना है और हम और भी खास यहाँ तौर पर पर अपने ब्रेक बुजुर्गों लेते का हैं। ख्याल रखना है भाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीमे की सूरत में उनको दें या कबाब की सूरत में दें, ताकि उनके मैदे की नाली में फंसे नहीं और उस मौके पर आप परेशान ना हो। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अशफाक निसार सत्ती। नाजरीन के लिए भी था भाई, आप लोग ये ना समझिएगा, लेफ्ट आउट ना फील कीजिएगा, लेकिन हम एक दूसरे को भी थोड़ा सा बैकअप करने की ज़रूरत है। हमारी टीम भी ज़ाहिर है कि हमारे साथ मौजूद है और ये 2 अशखास पर मबनी प्रोग्राम नहीं होता, पूरी टीम हमारी काम कर रही है होती है और हमारी कोशिश तो होती है, आपके फीडबैक पे हम बड़ा काम कर रहे होते हैं और हमारी तरफ से कहते हैं ना, आप सबको भी ईद मुबारक एक बार फिर से। कि सती आप थोड़ी देर को कहाँ गायब हो गए थे? भाई जाहिर है कि कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ पर चीज़ें मैनेज करना सिर्फ बातों से तो मैनेज नहीं होती। तो जो जिम्मेदार शख्सियत है, मैंने कहा उनके पास जाके उनसे जाने के वो सिर्फ ईद मना रहे हैं या शहर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ थोड़ा वक्त गुजारा और किस तरह से उन्होंने टाइम बिताया, आप भी क्या देखिए। बात है, हम देख लेते हैं। तो भाई ईद का दूसरा दिन है और ज़ाहिर है कि कराची में हम बसते हैं और कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और टीवी पे तो हम बैठ के अक्सर ये बात करते रहते हैं कि भाई यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर आलाइशें हैं, यहाँ पर ये है। शहरियों को हम अब बहुत इस हवाले से अवेयरनेस भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्सियत जो शहर का नज़्म व नस्क संभालने की ज़िम्मेदार है और ख़ास तौर पर जब भी कोई मामला होता है इस तर्ज़ का, सफाई सुथराई से मुतालिक या कुछ भी हो, तो सब उनकी तरफ देखते हैं। तो उनके पास मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि उनसे जान सकूँ कि भाई उनकी ईद कैसी गुजर रही है और ये ईद उनके लिए आसान है या मुश्किल है, और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना और सफाई सुथराई के अरेंजमेंट्स देखना, इट्स नेवर ईजी। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, तो उनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं ईद से मुतालिक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत हो। तो कैसी गुजर रही है आपकी ईद? और छोटी ईद तो चले निस्बतन अलग उसका सिलसिला होता है, बड़ी ईद पे मुझे लगता है कि आसान नहीं होती और मुश्किलात ज़्यादा होती हैं और ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक, तमाम आपकी टीम को ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईद उल अज़हा जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए, स्पेशली जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है, मकामी हुकूमत, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि ईद कुर्बा में जिस जाफशानी के साथ, जिस भरपूर अंदाज से तमाम मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करती है सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने में, उसमें पाकिस्तानी कौम भी पेश होती है। और कराची में तो बहुत ज़्यादा ये रिवाज है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया जाए।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंतज़ामिया के लिए। और सिर्फ ईद के ये 3 दिन नहीं होते एक्चुअली, आखिरी जो 10 दिन हैं, जैसे ज़िलहज स्टार्ट होता है तो लोगों को जानवर अपने घर पर लाने का, उनकी खिदमत करने का जो रिवाज है, तो चैलेंज बहुत बड़ा होता है। बट कोशिश ये करते हैं कि चैलेंज को निभाएं और जो भी मसाइल हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा जी, अब ईद पे आ जाते हैं। तो छोटी ईद और बड़ी ईद में क्या फ़र्क है मुर्तज़ा साहब आपके नज़दीक? आज की ज़िंदगी में या बचपने में? बचपन से लेके अब तक क्या चेंज? सबसे विजिबल डिफरेंस ये था कि छोटी ईद पे ईदी मिलती थी बड़ी ईद पे ईदी नहीं मिलती थी। ओके। और अब डिफरेंस ये है कि अब ईदी देनी पड़ती है। हाँ। तो ये है। बट हल्ले गुल्ले का टाइम होता है, फैमिली से मिलने का टाइम होता है। छोटी सी हमारी फैमिली है, तो कोशिश करता हूँ कि ईद पर जो ख़ानदान वाले, ख़ानदान के बड़े हैं, उनसे भी मुलाकात करूँ और टाइम फैमिली के साथ गुजारूँ। ओके। अच्छा, ये ईद का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ईदी वगैरह का, मैं सोचता हूँ कि रात से ही हमें ये फीलिंग आना शुरू हो जाती थी कि उस वक्त तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के अगर नोट और कड़कते हुए नोट, कड़क नोट, यार उनकी फीलिंग ही अलग होती थी ना। और सोचते रहते थे कि फ़लाँ कितनी ईदी देगा, फ़लाँ कितनी ईदी देगा, और उस खुशी का कोई और कहीं से अगर ईदी कम मिलती थी तो मायूसी होती थी। मायूसी बड़ी होती थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी होती थी कि वालदा जब ईदी पर उस वक्त झपट पड़ती थी ना कि तुम कहाँ करोगे, ज़ाया कर दोगे, मुझसे ले लेना बाद में। अच्छा, आपके साथ भी ये हुआ है? यही होता था भाई, वो बात कभी नहीं आती थी। तो यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग? जी जी बिल्कुल। हमारी अम्मी भी यही करती थी कि तुम लोग पैसे ज़ाया कर दोगे, उड़ा दोगे, तो पैसे मेरे पास रख दो। एक चीज़ जो मेरे मुशाहिदे में, और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, कि आप अभी भी गिविंग एंड पे तो हैं ही, लेकिन रिसीविंग एंड पे अभी भी आपको अभी भी ईदी मिलती है। यू आर वन ऑफ द लकी वंस। जी जी। कहाँ से मिलती है ये बता? मुझे सबसे पहली ईदी जो है वो मेरे मामू देते हैं। हम नमाज साथ पढ़ते हैं और फिर नाश्ता करते हैं साथ, सारे भाई और कज़न्स। तो पहली ईदी मिलती है मामू से। ओके। उसके बाद ईदी मिलती है अपने सास ससुर से। माशाल्लाह। भाभी जो हैं उनकी जानिब से इस ईद पे डिमांड होती है कि भाई ईदी वीदी निकालें कुछ? इतनी ज़्यादा कोई ख़ास डिमांड नहीं होती, बट ये कि वो ट्रेडिशनल खातून है तो सारा साल निकलते ही रहते होंगे पैसे मेरे ख्याल में, है ना? वो सिलसिला रुकता नहीं है। आप झगड़ा करा देंगे यार ईद पे आप एक्चुअली मेरी बकरीद करा देंगे। नहीं भाई, देखिए सियासत पे भी बात हो रही है तो ये भी एक बड़ा ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। मैनेजमेंट कैसे टाइम की करते हैं? क्योंकि देखें बाकी ईदें वगैरह तो अपनी जगह होती हैं, सियासतदानों से जिनसे भी हमारी बात होती है उनका एक इशू होता है कि हमसे टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब ईद पे भी आपकी भाग दौड़ लगी ही रहती है, ख़ास तौर पे ये इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में घर पे बच्चों को टाइम देना आसान है? मुश्किल है, जिसके लिए आई थिंक मेरी वाइफ जो है उसने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया कि वो बैलेंस करती है, बच्चों को एक्सप्लेन करती है कि यू नो योर फादर इज़ बिज़ी। मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरे बच्चे जल्दी सोते हैं, वो सो जाते हैं 7:15 बजे। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई 6:30 पौने 7 बजे घर आ जाऊँ। ओके। ताकि मैं बच्चों से अपना मिल सकूँ। आपकी मसरूफियात वगैरह क्या रहती हैं? खुद निकलते हैं जानवर वगैरह लेने के लिए, या बचपन से ऐसा कोई शौक़ रहा? बचपन में किसी ज़माने में एक एक्साइटमेंट होती थी तो मैं जाता था, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में छुरी नहीं फेरी जानवर पे। ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल एक टास्क हुआ करता है। आई हैव नेवर डन इट। दूसरा, अब पिछले कई साल से तो मंडी जाना नहीं हुआ। एक मेरा दोस्त है, मेहरबान है, वो बचपन का दोस्त है, हमारा यार है। ओके। तो वो खुद जाता है और लेके आ जाता है और कटवा के फिर वो हमें खाने के लिए दे देता है। चलिए ये इससे काफ़ी बचत हो जाती है। बचत हो जाती है, वरना फिर पता चले कि वो खबरें चल रही हों कि कस्साब जो है वो मेयर साहब के भी हत्थे नहीं चढ़ रहा, तो यार ये भाई बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं लिटरली बताऊं, कसाई ढूंढना वैसे हाँ, ये हमारे बचपन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, ये बात सही। अच्छा, वो फिर टोपियाँ भी कराते हैं ना वो उर्फ़े आम में कि भाई आप ये है कि अभी इतनी देर में आ जाऊँगा, इतने आप जानवर लेके आप बैठे हुए हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है वो छुरी फेर के चला गया, कहते हैं मैं आ रहा हूँ, बट ठंडा हो जाए जानवर। ठंडे होने के चक्कर में आप ठंडे हो जाते हैं लेकिन उसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये एक अलग शुगल है शहर का। मेरे बचपन की यादों में ना वो अनाड़ी कसाई जब आते हैं ना, वो बकरे के साथ मज़ा नहीं आया, लेकिन वो कोई गाय बैल जब ज़िबा हो रहा और वो भागे वो ना मेहनत कर रहे होते हैं, वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है जो कि आप उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट,
देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि बल्कि इस साल भी चाहता था कि हम सेंट्रलाइज कुर्बानी को फ़रोग़ दें। देखिए कुर्बानी फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो हम इतने बड़े पैमाने में प्राइवेटली करते हैं ना, तो उसका एक कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया माशरे के अंदर। कुछ लोग हैं जो खुद कफ़ील हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास इस्तिताअत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं होती, तो एक खाम में कंपटीशन क्रिएट होता है। दूसरा मैं समझता हूँ शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो अगर क्यों ना हम जिस तरह और ममालिक में होता है इसको सेंट्रलाइज जगहों पर मुख्तस कर लें कि ये वो जगह है जहाँ पर ये कुर्बानी मज़बा खाने हों या की कुछ जाएगी, तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी ट्रांजिशन हमारे शहर के अंदर हो सकती है। और मैं चाहूँगा इट्स अ फूड फॉर थॉट कि बकरीद पे ये कह रहा हूँ, अगले साल अगर लोगों की ये सोच डेवलप हो तो कराची की इंतज़ामिया डेफिनेटली सर्टनली इस तरह की मूव करना चाहेगी कि हम शहर को भी अच्छा रखें और खामोशी से ये सुन्नत इब्राहिमी जो है उसकी अदायगी भी हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू। इट वाज एन ऑनर बीइंग हियर और इट वाज फन टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली। बहुत से, क्योंकि टीवी पे तो बात अगर होती है तो उसके ऊपर मोस्टली यही होता है कि हम सियासी मामलात पे कि जी ये हो गया, बाज़ औक़ात तनकीद का निशाना भी बना देते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपकी शख्सियत के पहलू जानने का भी मौका मिला, तो बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। तो चलें जी, मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारी मुलाकात हो गई और हमने देख लिया कि ईद उनकी कैसी गुजरती है। और सदफ़ अब्दुल जब्बार, आपने मुझे यहाँ पर भेजा था मालूमात जमा करने के लिए, और आई एम श्योर कि आपको हमारा ये सेगमेंट आपको भी स्टूडियो में बैठ के पसंद आया होगा। तो बस यहाँ से अब रखते सफ़र अपना बांधते हैं और चलते हैं वापस स्टूडियो में और चल के शो को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो आपने देखा किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने इस बार भरपूर इंतजामात किए हैं। तो जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी उठा रही है, तो वहीं पर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इंडिविजुअली भी अपनी तौर पर कोशिश करें कि अपने अपने इलाके की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने घर का, अपने गली मोहल्लों का। जैसे कि वादा है, ईद का दूसरा दिन है, भले से कोई बात नहीं, पहला दिन गुजर गया, लेकिन आज के दिन भी मौसीकी का ज़बरदस्त तड़का है। और आज हमने किसको दावत दी है? हमने चाहत फ़तेह अली खान के ख्वाब को नहीं बुलाया। ठीक है, हमारे साथ क्यों आपको चाहत फ़तेह अली खान याद? आपके ख्वाबों में भी आ रहा है, मुझे लग रहा है। बहरहाल हमारे यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाहत फ़तेह अली खान साहब को नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास एक मुल्क का एक राइजिंग टैलेंट है एंड ही सो टैलेंटेड और इतना सुरीला सिंगर है माशाल्लाह से कि जब भी हमारे प्रोग्राम में ये आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं और बड़ा सुन के अच्छा लगता है। और मुख्तलिफ जॉनर्स पे जो इनको महारत हासिल है तो कमाल ही बात है। तो तारुफ करा दें जी आप जल्दी से। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल राफे और उनके साथ गिटारिस्ट हैं मोइस। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी गुजरी राफे? अच्छी गुजरी फिलहाल, और मुझे अच्छा लगा आपका चाहत फ़तेह अली खान। भाई मुतासिर हुए नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल सबकी ज़बान पर चाहत फ़तेह अली खान, वो लेजेंड है, वो कोई आप भी मान गए कि लेजेंड है वो। बस शागिर्दी इख्तियार ना कर लें, बस मैं बस मिल जाए मुझे। सोचें चाहत फ़तेह अली खान साहब तक ये मैसेज पहुंच गया, मिलना चाहते हैं राफे। अच्छा, मैं तो अपने सुरों के हिसाब से शागिर्दी इख्तियार भी कर दूंगा ना, जो मेरे सुर हैं। तो बाकी आप लोगों का नहीं पता। यकीन मानिए जब आप आपको मिलेंगे तो बहुत सारे टिप्स भी वो आपको देंगे। ऐसा ही है, मैं लेना भी चाहूँगा इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल ये बताओ भाई, ईद कैसी गुजरी? पहला दिन कैसा गुजरा? पहला दिन जो है वो आपको पता है कि नमाज के बाद फिर वो कसाई और फिर जिम्मेदारियाँ, और आपको पता है बॉयज़ की क्या ईद होती है, और वही हम जो है वो उसी में कामों में लगे होते हैं और पता भी नहीं चलता कि खून में लथड़े हुए कपड़े। एक ईद आती है जब काम करना पड़ जाता है। ईद तो ख़वातीन की होती है। बिल्कुल, हम तो बेचारे मुलाजिम ईद हो चाहे वो बकरा ईद हो, दोनों बस सुबह का काम होता है, बाकी किचन में सारा वक्त तो खवातीन होती हैं। सारा वक्त कहाँ होती हैं? सारा वक्त तो तीनों दिन होती है ना। मर्द भी बेचारे कुकिंग कर रहे हैं। वैसे आपको है कुकिंग का शौक? थोड़ा सा शौक के अलावा मतलब क्रिएटिविटी दिखाने को बंदा कभी सीख लेता है? नहीं, ऐसा कभी हालात सिखा देते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। ऐसे हालात भी नहीं हुए। अब इंशाल्लाह टूर्स वगैरह शुरू होंगे ना भरपूर तरह के, तो फिर उसके बाद फिर बैचलर लाइफ जो होती है ना सब सिखा जाती है, सफाई करना भी सिखा देती है और खाने पकाने भी सिखा देती है। तो भाई ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारी ज़ियाफ़त के लिए ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन ये जिस्म की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा का क्या बंदोबस्त करके हैं? ग़िज़ा के लिए मैं आपको एक तड़का सा एक गाना सुना रहा हूँ। Why not? और आई होप हमारी आवाम को पसंद आएगा। माहौल बनाते हैं। ये बस और पक्के होते जा रहे हैं। कहाँ हो रही है ये रियासतें? मेरे उस्ताद का कमाल है। और उस्ताद चाहत से जो मैंने सीखा। ये नए इंकिशाफ कर रहे हैं राफे आज के। आपने तो गाने की सुर में जो कुछ है ऐसे ही तो नहीं आते। 28 आउट ऑफ टेम्पो गाना बहुत मुश्किल नहीं आता, बिल्कुल
बगैर सोचे समझे बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। हमसे पूछे। अच्छा, वैसे राफी, अब ज़ाहिर है आप जाते होंगे जगह जगह, बड़ी फरमाइशें भी होती होंगी, तो किस गाने की ज़्यादा फरमाइश आपसे की जाती है? पाकिस्तानी गानों की ज़्यादा बहुत फरमाइश होती है, क्योंकि आपको पता है हमारा जितनी भी हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे भी हमारा म्यूज़िक निकल के आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, वो आपने देखा होगा रिएक्शंस जो होते हैं वो बाहर दूसरे मुल्कों की तरफ से हमारी म्यूज़िक वीडियोस के ऊपर, हमारे गानों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पूरी दुनिया में हमारा म्यूज़िक जो है उसको पजीराई मिलती है। थोड़ा सा हिम्मत पाके सुर हल्के हल्के निकल रहे थे, लेकिन भाई मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अपने आप को बचाने के लिए इससे ऊपर नहीं गया। मेरा गला खराब है इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, आपने आज हम पर बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं मुइज़ कि आप गाने का शौक रखते हैं या जी जी गिटार खुद भी? दोनों जी जी। तो फिर कैसे तालमेल कैसे बनती है? कुछ कभी दोनों तालमेल बस ये होता है कि आपका डिफरेंट जो है, आपका सेम टेस्ट होना चाहिए, आप दिमाग मिलना बहुत ज़रूरी है, लाइक माइंडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जब अच्छा म्यूज़िक नहीं सुना जा रहा होता फिर इस तरह का टैलेंट निकल के आ रहा होता है जो कि आजकल वायरल है। अब ये है कि हमें आप क्या इसके अलावा कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहा हो, ऐसा सिंगर जो कि आप मुश्किल समझते हो लेकिन जब आपने गाया और अच्छा गाया तो आपको बहुत अच्छा लगा, तुम नाराज ही रहो, इतने खूबसूरत गाने के बाद नाराज ही रहो ताकि और गाने बने इस तरह के। सज्जाद भाई को और ख्याल आए, फिर राफे आके जो है वो हक अदा करने की कोशिश करे। इट्स सच अ ब्रिलियंट थिंग। क्या खूबसूरत रहो तुम नाराज। लिरिक्स कितने खूबसूरत इसके, माशाल्लाह। तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ईद मुबारक वंस अगेन हमारी ईद के ईद दिन को आप बहुत टाइम निकाल कर खूबसूरत आए। बनाने के लिए और हमेशा हमारे Miss. पुकारने पे चले आने के लिए बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज फन टू हैव यू ऑन द शो। तो जज़ाकल्लाह भाई। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, आज हमारे माशाल्लाह से दोस्त ईपी साहब की, वारिस खान साहब की सालगिरह भी है। अच्छा, उनकी बर्थडे है, सो हैप्पी टू यू वारिस। ये जो आपका माशाल्लाह अभी टीन एज चल रही है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद आगे लेके चले, आप मज़ीद जो है वो तरक्की देखें। और अशफाक आपके लिए केक भी लेकर आए हैं। हाँ, सदफ ने अपने हाथों से बनाया है। ब्रेक ले रहे हैं, आप भी ब्रेक लें, जल्दी से वापस आते हैं। तलाश तो वो आसानी से मिल जाता है। कसाई का मिलना या ना मिलना इसके बारे में अब मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं रहा, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन चला गया है। लेकिन एक बात मुझे अपने बचपन की ज़रूर याद है कि हर साल बड़ी ईद पे जब कसाई आया होता था और मेरी उम्र होगी 7-8 साल 10 साल, ये उन सालों की बात है, तो शायद मुझे कम से कम उस मरहले पे ज़िंदगी के बड़ा शौक़ था जिस तरह से
कि शायद कोई मैं बायोलॉजी का माहिर बनूँ या डॉक्टर बनूँ। तो मैं वो कुर्बानी को बड़े गौर से देखता था जब कसाई अपना वो बकरे को ज़िबा कर रहे होते थे, और बचपन में बड़े बड़े शौक़ से देखा करता था। बस ज़्यादा जब उम्र में बड़ा होता गया तो फिर ज़रा थोड़ा सा उससे फिर कानूनदान बंदर से पहले ही मौजूद था। कहें आप, थोड़ी सी घबराहट या खौफ भी होता था, फिर बहुत ज़्यादा उसको नहीं देखने का। क्या बात है। मैं तो अच्छा, मुझे तो उस वक्त दौरे पड़ते थे। आप तो यू आर वेरी लकी कि आप ये सारी चीज़ें देख लेते थे। हमारा तो पसंदीदा बकरा जब कुर्बान होने जा रहा होता था तो वहाँ पर तो हम वास्ते दे रहे होते कि खुदा का वास्ता इसको छोड़ दें, लेकिन यू आर वेरी ब्रेव। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद के दिन थोड़ा सा सियासत से आपको वक्त मिल जाता है, या फिर ईद के दिन भी सियासी लोगों से ही मेल जोल आपका जारी रहता है? इस बार तो यही तवक्को मेरी है, और आज ईद के दिन पे कि शायद जितनी वैसे आमतौर पर मुलाकातें सियासी और गैर सियासी दोनों होती हैं, इतनी ज़्यादा शायद ना हो, कि गर्मियाँ भी हैं, छुट्टियाँ भी हैं, लोग कोई बहुत से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, ज़ाहिर है फिर यही होता है। तो ये बताएं, ज़ाहिर है ये ईद ऐसी है, बड़े बड़े मज़े के पकवान बनते हैं, और हमारे तो खाने भी बड़े मज़े के होते हैं। सो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, और स्पेशल फरमाइश क्या करते हैं आप बकरा ईद पर? खाने में वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का मौका है। मुझे वैसे 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद हैं। उनमें ख़ास तौर पे लोगों को ताज्जुब होगा, मुझे सब्ज़ी और दाल, और सब्ज़ी में ख़ास तौर पे भिंडी जो है बहुत पसंद है। क्या बात है। और भिंडी सादा, जिस तरह से मतलब गोश्त के साथ नहीं, भिंडी की भुजिया हो, या वो जो एक तरीका होता है उसको कड़क भिंडी जो बनाने जी का, जी जी जी, वो चावलों के साथ भी खाई जाती है। और दाल की तो कोई भी किस्म हो, वो मुझे हमेशा से बड़ी पसंद रही है। तो भाई वाह। और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, तो मुझे स्टेक्स का, मीट का बड़ा शौक़ है, सी फूड का बहुत शौक़ है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा वो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। वैसे घर पे जो है वो ये जो फरमाइश वगैरह की चीज़ें, ये तो एक तो मैंने बता दी। और फिर मुझे जो है जो आप क्या कहेंगे उसको, भुना हुआ कीमा भी जो है वो बहुत पसंद है। वो मटर के साथ भी हो सकता है, आलू के साथ भी हो सकता है, प्याज कीमा भी हो सकता है, बट भुने हुए कीमा की जो है वो मुझे बहुत मेरी कमज़ोरी समझने होगी। ये जो बड़ी ईद है, इस मौके पर तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो जाता है। बचपन में तो आप ईदी वगैरह लेते होंगे, लेकिन ये ख़ास तौर पर छोटी ईद और बड़ी ईद पे कोई ईदी देते हैं आप बच्चों में, तकसीम करते हैं? ईद के दिन जी, अब बचपन में वाकई मिला करती थी, और बहुत बड़े हो गए तब तक भी कुछ ऐसे अजीज़ व अकारिब थे जो फिर भी देते थे। 25-30 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई। क्या बात। जहाँ तक अपना ताल्लुक है तो ज़ाहिर है बच्चों को सबसे पहले तो जो घर का सारा स्टाफ है, जो दफ्तर में सारा स्टाफ है, उनमें ज़ाहिर है ईद वगैरह का सिलसिला होता है, तो उनके साथ भी वो हम अपना उसमें वो भी शरीक होते हैं। और फिर फैमिली में ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं, और बच्चे जिस तरह से थोड़े से बड़े भी हो जाएं, तो कुछ ऐसे हैं जो अब बड़े हो भी गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आदत है उनको ईद देने की, तो हम उनको भी ईद दे दिए। एक बार फिर से हम ज़रा खाने पर आते हैं, और कराची और लाहौर में बड़ा एक कंपटीशन होता है, कराची की बिरयानी, लाहौर का पुलाव। सो आपने, आई होप कि ज़ाहिर है आपका आना जाना काफ़ी होता है सियासतदानों का, एक शहर से दूसरे शहर, तो हो सकता है आप हमें बताएंगे भी, हो सकता है आपने कराची की बिरयानी टेस्ट की हो, लाहौर का पुलाव तो यकीनन खाया होगा। तो आपके फेवरेट क्या है, पुलाव या बिरयानी? वैसे ज़ाती तौर पे बड़ी मुश्किल चॉइस है। अच्छा। किसी दिन पुलाव पसंद आ जाता है, किसी दिन बिरयानी पसंद आ जाती है, और उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये है कि मेरा अपना ताल्लुक तो लाहौर से है, लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं और मेरी बेगम जो है, उनका ताल्लुक जो है वो कराची से है, या फिर तो आपने लाजमी बिरयानी खाई होगी, या यूपी से, हिंदुस्तान से उनकी फैमिली आई थी। सो उसकी वजह से जो है, अब मेरी शादी को भी 20-22 साल हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ें, पुलाव भी चलता है और बिरयानी भी चलती है, वैरायटी होती है। शायद मैं, क्योंकि पुरानी आदत है, शायद पुलाव, और वो मुझे ज़रा, मैंने कहा ना, वेजिटेबल की तरफ मेरी ज़्यादा वो है, कुछ थोड़ा सा झुकाव, तो वो पुलाव भी वो वाला जो मटर के साथ हो, या पुलाव जो चने के साथ हो, वो मुझे खासा पसंद है। तो ईद आपने कहा कि एक ऐसा टाइम होता है जब आप कोशिश ये करते हैं कि फैमिली के साथ गुजारें, तो यकीनन फिर इस ईद पे बारबेक्यू का एहतमाम भी किया जाता होगा। आपकी पार्टिसिपेशन क्या है, और किस तरह से फिर बारबेक्यू होता है, कैसे माहौल बनता है? बारबेक्यू तो जी आउटडोर्स होती है, और बिल्कुल किया जाता है अगर ईद का मौका हो और मौसम ऐसा हो कि जो जिसमें बारबेक्यू और आउटडोर्स की जो है वो, तो बाहर में जब ईद होती है
और ख़ज़ां में यानी कि समर के महीनों के अलावा ख़ास तौर पे मेरा ख्याल मई के वस्त से लेके सितंबर के वस्त तक, ये ज़रा कुछ ऐसे 3-4 माह जब ये इसमें ईद पड़ती है तो थोड़ा सा उसमें फिर बारबेक्यू का एहतमाम जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या अगर होता है तो फिर इंडोर्स कर लेते हैं, बाहर बारबेक्यू में कोई एहतमाम होता रहता है और वो अंदर आके आपको सर्व कर देते हैं। लेकिन उसका असल लुत्फ़ जो है वो आउटडोर्स में ही होता है, और उसके लिए बेहतर है कि उसके लिए यही होता है कि अगर मौसम बेहतर हो। अदरवाइज़ बारबेक्यू मुझे पसंद बहुत है। आपके एक पिछले सवाल के जवाब में मुझे बताना चाहिए था कि ग्रिल्ड फूड जो है वो ख़ास तौर पे चिकन की जो ब्रेस्ट का पीस होता है वो भी मुझे बड़ा पसंद है, और मुझे बीफ के सीख कबाब भी जो होते हैं जो ख़ास तौर पे वो बिहारी स्टाइल में बने होते हैं वो भी, और वो गोला कबाब जो होता है जो छोटे छोटे बनते हैं वो भी मुझे बीफ के बहुत पसंद। थैंक यू सो मच सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे ना फूड को कि क्या होता है, और ख़ासतौर पर ये आपकी वही बचपन की ऑब्जर्वेशन है कि आपके अंदर ये एक ऑब्जर्व करने की चीज़ों को आदत है, और क्या ज़बरदस्त तरीके से कि वो किस तरह से बना होता है, उसमें क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको। और देखें जी हमारे सियासतदान कैसे ईद मनाते हैं, ये हमने आपको छोटी सी एक झलक दिखाई है। अब क्या है, ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहां हम ईद पर बातें कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आपके सामने हम मौसीकी से जुड़ी शख्सियात भी लेकर आए, गुलकार, अदाकार और सियासतदान, तो वहीं पर हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम अपने मुल्क में अमन और सलामती के साथ जी रहे हैं और अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। और ये वो लोग हैं, हम अपनी खुशियों में शायद याद भी नहीं रखते, लेकिन ईद का दिन हो, कोई भी फेस्टिविटी हो, ये अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में हमें हमेशा कोशा नज़र आते हैं, अपने घर वालों से दूर, अपने प्यारों से दूर। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत जल्द अपने प्यारों को खो दिया, और वो इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सलामती की खातिर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हमारे साथ शहीद की वालिदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद आपको मुबारक हो। और जाज़बा जावेद उनकी हमशीरा भी हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ईद के इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है ईद वैसी नहीं रहती, और वो कोई अपना बिछड़ जाए, कोई अपना चला जाए, और वैसे कहा जाता है कि ये वक्त जो है वो मरहम रख देता है, वक्त से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता। लेकिन ये जो ऐसे खूबसूरत लम्हे होते हैं ईद के ख़ास तौर पे, या कोई त्यौहार होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा याद आती है अपने प्यारों को। ऐसा ही है जल्द? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आप जो कह रहे हैं ना कि वक्त मरहम रख देता है, आई डोंट थिंक सो कि वक्त मरहम रख देता है। हमारे लिए वो चीज़ ऐसे ही है जैसे आज भी 26 जुलाई है, एंड वही सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम वैसे ही हैं। आई डोंट थिंक सो कि वक्त मरहम रखता है। और स्पेशली अगर ऐसे ओकेजन्स आते हैं, ईद आ गई, बर्थडेज़ आ गई, या फैमिली में कोई इवेंट्स आ गए, तो ये वाले हमारे लिए नॉर्मल इवेंट्स नहीं होते, और वो शुरू ही उस मोमेंट से होते हैं और ख़त्म भी उस मोमेंट पे ही होते हैं कि हम आके भाई को याद कर रहे होते हैं, और वो कंप्लीट होती ही नहीं है, इट्स टोटली इनकम्प्लीट। सो हाउ डू यू फाइंड लाइक इसको किस तरह एक्सप्रेस करें, ये क्या फीलिंग है? इट इज़ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग। ऑन वन साइड वी आर अपसेट अबाउट इट, वाइल ऑन द अदर हैंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट हिज मार्टरडम, दैट he embraced shahadat while fighting with the terrorist. He was so sincere with his job. माँ जी, आपसे ज़ाहिर है मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, एक माँ का जो दिल है, जो दर्द वो रखता है, उसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि माँ जितनी मोहब्बत करती है, कुर्रा अर्ज़ पे ज़मीन भी की अगर हम बात करें, अल्लाह के बाद तो वो माँ है। तो कैसे, क्या यादें हैं आपकी, आपके बेटे की? 5 साल हो गए हैं उससे और हमें बिछड़े। हमारी कोई ईद नहीं ऐसी होती ना, हमें कोई लगता है कि हम ईद कर रहे हैं, बस ये है कि दुनियावी कर रहे हैं। आकिब के बगैर हमारी ईद सेलिब्रेट नहीं होती। वो ज़ख़म हमारे इस माह में आके ज़्यादातर ताज़े हो जाते हैं, जो ज़ख़म साल के अंदर भी नहीं होते वो इस माह में आके बहुत ज़्यादा ताज़े हो जाते हैं, क्योंकि आकिब की शहादत का दिन आ जाता है। वो दिन कभी किसी को भूल नहीं सकता। ये 2018 में आके कैप्टन बने थे। जी जी। आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के ज़ीने इंसान तय करता है। ये फ़ौज में, और फिर उसके बाद ये शहादत के कुछ दिन बाद ही शादी भी तय थी। जी, अगस्त में उनका निकाह था। अच्छा, अगस्त में उनका, जुलाई में ये इंसिडेंट हुआ। और ये तो क्या बात, उससे पहले आप लोगों की उनसे
हम लोग जो है ना निकाह की ही तैयारियां कर रहे थे। इवन जिस फ्राइडे को उनकी शहादत हुई है, सैटरडे को हम उनका जोड़ा लेने के लिए जा रहे थे निकाह का, और शाम को कॉल आई है तो हमारी फ्राइडे को उनसे बात नहीं हुई थी, क्योंकि वज़ीरिस्तान में आपको पता है सिग्नल्स के बहुत इश्यूज़ होते हैं। नॉर्मली वो एग्जैक्ट 8 बजे हमेशा कॉल करते थे, और हम इंतज़ार करते थे क्योंकि 8 बजे एग्जैक्ट उनकी कॉल आती थी। फ्राइडे को कॉल नहीं आई, अम्मी अब्बू ने कॉल बैक किया लेकिन बेल नहीं जा रही थी, तो हम यही था कि बिज़ी होंगे, जब कॉल देखेंगे तो कॉल बैक कर लेंगे। तो उनकी कॉल नहीं आई तो हम इतना परेशान नहीं हुए, क्योंकि कभी हमने ऐसी कोई चीज़ इमेजिन नहीं की थी। पेरेंट्स तो कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते, और हम सिबलिंग्स, हम 2 बहन भाई, वो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। तो हमारे लिए वो नॉर्मल दिन था। रात ख़त्म हुई और जब सुबह हुई तो हमें पता चला कि आकिब भाई की तो शहादत हो गई है। Just like that. So, उनका खुद का क्या पैशन था? ज़ाहिर है इस पेशे की तरफ आना, फ़ौज में आना, पता होता है कि क्या मुश्किलात, क्या ख़तरात होंगे, तो कभी उन्होंने इसका इजहार किया था? फ़ौज में जाके तो सारी चीज़ों को उनको पता होता है। जब फ़ौज में बच्चे, माँ बाप भी भेजते हैं या बच्चे भी जाते हैं, उनको तसल्ली होती है कि ये काम तो हमारे साथ है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बाकी ज़िंदगी उसकी इधर तक थी, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र भी है, दुख भी है, दोनों चीज़ें हैं। जब उसकी शहादत हुई तो फ़ख्र इसलिए महसूस हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने ये चीज़ इतना बड़ा रुतबा दिया हमारे लिए चुनी है कि हम वो माँ बाप हैं कि एक शहीद के माँ बाप खिला रहे हैं। तो माँ जी कोई मैसेज आज के दिन आप अगर देना चाहें तो? बेटा आज के दिन का मैसेज यही है कि इन माओं को अल्लाह ताला हौसला दे, बाप को भी हौसला दे, ऐसे बच्चे रोज़ पैदा हों जो अपने पाकिस्तान के लिए खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जाज़बा। अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे और हौसला भी दे कि आप भी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें, और आपको देख के दूसरे भी जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो सीखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ लाए। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे इस ईद में जो हम थ्रू आउट आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये कि अपने घर की सफाई तो करें, अपने इलाके की सफाई का भी ख्याल रखें जी, और अपने पेट का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।